हिंदी साहित्य के महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु के पुण्यतिथि पर पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड के परोड़ा स्थित विद्या विहार आवासीय विद्यालय में रेणु स्मृति पर्व का आगाज हुआ। बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामबचन राय, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक, सचिव डॉक्टर के.एस. राव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। आगत अतिथियों ने रेणु जी की तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। रेणु स्मृति पर्व में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक, सचिव डॉक्टर के.एस. राव, 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता गगल गिल, उत्तराखंड की वरिष्ठ लेखिका मंजुला राणा, गोरखपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा, साहित्यकार प्रोफेसर रामधारी सिंह दिवाकर सहित अनेक साहित्यकार शामिल हुए। इसमें साहित्यिक विमर्श के साथ काव्य पाठ, नाटक, सम्मान समारोह और फिल्म प्रदर्शन का आयोजन किया गया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष ने बताया कि रेणु ने अपनी लेखनी में जनभाषा और ग्रामीण परिवेश को बखूबी उकेरा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को उनके साहित्य को समझने की जरूरत है। हम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साहित्य जगत के लिए यह एक स्मरणीय दिन है और रेणु की पुण्यतिथि है। 11 अप्रैल 1977 को उनका निधन हुआ था और ठीक ही अभी साहित्य अकादमी के माननीय अध्यक्ष कौशिक जी ने कहा कि साहित्य समसामयिक भी होता है और शाश्वत भी होता है साथ साथ। तो रेणु ने जिन सवालों को उठाया था अपने साहित्य में, मैला आंचल में, पढ़ती मेरी कथा में, ये सवाल उस समय के भी थे और आज के भी हैं। अब मैं बहुत फिर से देखता हूँ रेणु के साहित्य को तो मुझे अद्भुत बातें दिखाई पड़ती हैं जो उस समय शायद लोगों ने कल्पना नहीं की थी। कोविड जब आया तो कोविड के समय सब लोगों ने महसूस किया कि अस्पताल हमारी प्राथमिकता है और मैला आंचल की शुरुआत ही होती है अस्पताल खोलने से। आप समझिए इस पक्ष पर कभी विचार नहीं हुआ। हिंदी के आलोचकों ने भी विचार नहीं किया कि अस्पताल खुल रहा है गांव में, कि कोई बड़ी क्रांति होने जा रही है, लेकिन रेणु की नज़र वहाँ थी। 21 वर्ष 19 से लेकर 21 तक जो झेला देश के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर के लोगों ने इस त्रासदी को झेला और तब अनुभव हुआ कि अस्पताल हमारे लिए, स्वास्थ्य मनुष्य के लिए कितना जरूरी है। मैला आंचल की शुरुआत वहीं से होती है। मैला आंचल की कथा ही शुरू होती है कि बेरीगंज में अस्पताल खुल रहा है, गांव के लोग जमा होते हैं वहाँ। तो इस पर इसका पूरा मूल्यांकन होना चाहिए। इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया था। दूसरी बात कि रेणु का साहित्य सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक आईना है। तो सामाजिक रेणु के समाज शास्त्र पर तो बहुत विचार हुआ। कई समाज शास्त्रियों ने कहा कि जो साहित्य का समाज शास्त्र होता है तो समाज शास्त्र का अध्ययन साहित्य के माध्यम से कैसे हो, पश्चिम में भी इसकी चर्चा हुई। अमेरिका में सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर, इस पर बहुत काम हुआ। तो जिन लोगों ने सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पर बात की मैला आंचल को रखकर सामने, उन्होंने भी महसूस किया कि इसका जो राजनीतिक पक्ष है वो कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। और राजनीतिक पक्ष वो है कि पहली बार मैला आंचल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मनोदशा का चित्रण हुआ है। आप आज अनुभव करेंगे कि सभी दलों में, राजनीतिक दल हैं, उन दलों में कार्यकर्ताओं की क्या उपेक्षा होती है, क्या त्रासदी उनको भोगनी पड़ती है। आप महसूस कर रहे हैं ना, इस पर कभी अध्ययन नहीं हुआ है। तो रेणु पहले लेखक थे जिन्होंने राजनीतिक कार्य। अब 75 साल बाद पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। क्या पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है? सच बात तो यह है कि जो भी कालजयी रचनाकार होता है उसकी रचनाओं में इतना कुछ समय सापेक्ष भी होता है और इतना शाश्वत भी होता है, उसकी परतें खुलती रहती हैं। तो वो जो उन्होंने 70 वर्ष पहले का भारतीय जनजीवन का चित्रण किया था, उसके नए आयाम नए संदर्भों में भी खुलते हैं। तो पूरी दुनिया में उनके साहित्य का अनुवाद हुआ, जैसे रूसी से लेके जर्मनी और अंग्रेजी, वो लोग भी हैरान हैं। एक
जो भी कालजयी रचनाकार होता है भविष्य दृष्टा होता है। वो केवल आज के समाज की रचना नहीं कर रहा है, वो आने वाले युग की पच्छा भी उसमें सुनी जा सकती है। तो हम ये मानते हैं कि आज तक जितना मूल्यांकन हुआ है उसके बाद जो परिस्थितियाँ बदली हैं, रेणु का साहित्य उसके लिए भी हमारा मार्गदर्शन करता है। दूसरी एक बात ये है कि रेणु अकेले एक है वो रेणु की कविताओं कहानियों में, और आज हमारी सरकार भी विभिन्न भाषाओं के विकास की बात कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी धरोहर है ना, इसलिए उसे उसकी जो है रक्षा होनी चाहिए, मैं समझती हूँ। और अपनी भाषा तो केवल मात्र जो है बोलचाल का माध्यम नहीं है, वो हमारी संस्कृति का वाहक है। तो उसे फिर आगे ले जाने के लिए ये करना होगा कि हमारे बच्चों को वो पढ़ाया जाए और उन्हें जो है अपनी बात अपनी भाषा में कहने का मौका मिले, और वो तभी होगा जब उनके शिक्षक भी जो है इस भाषा में बात करेंगे। और इसके लिए जो है अभी इंडिजिनस लैंग्वेजेस में जो है गाइड बुक शिक्षकों के लिए बन रही है, और इसलिए मैंने कहा कि ये काम बरसों पहले जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किया था, क्योंकि वो समझते थे कि उनके जो है संस्कृति के वहाँ कौन होगी, उनकी भाषा होगी। इसलिए आप देखिए उसमें हर तरह की, यहाँ तक कि उन्होंने पंछियों के बोल को भी जो है उसमें समाहित किया। प्रकृति के हर एक की जो अलग अलग खुशबू है, उसका रंग है, उसका रूप है, उसकी अलग एक जिसको कहते हैं ना कि निशब्द का भी अपना एक जो है शब्द होता है। तो उन्होंने उस पूरी चीज़ को जो है पकड़ने की कोशिश की, और यही तो एक बहुत बड़े साहित्यकार की पहचान है। और जो है इसलिए मुझे लगता है कि अब जो है जिस कल्चरल स्टडीज़ की बात मैंने की, उसमें रेणु के साहित्य को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। पूर्णिया विश्वविद्यालय का जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल स्टडीज़ यानी कि सांस्कृतिक पाठ्यक्रम जहाँ हो वो खोलना चाहिए, और वहाँ जो है रेणु के इस काम पर वही सब कुछ अच्छा बुरा लेकिन लिखो। तुम सोच रहे होगे कि आज ये बूढ़ा भाषण देने के मूड में है, लेकिन क्या करूं, मुझे अपने अंचल की सही तस्वीर देखनी है। लॉरेंस को एक बार, इतने प्रसिद्ध उपन्यासकार लॉरेंस, उनको लंदन में एक लिटरेरी सोसाइटी थी, उस समय बहुत सक्रिय थी, आज भी होगी, ब्लूम्सबरी ग्रुप। सौगात उनके लिए है कोई तो आप रख दीजिए, है ना। कुठायाबाद उत्तर प्रदेश की देन है ना, कहते हैं ना, निराला वहीं हुए, पंत वहीं हुए, महादेवी जी वहीं, जनसंगर